हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मोमेंट्स की लिमिट देखेंगे। पिछले क्लास पे हमने इसको देखा है, तो आज इसका 11वां लेक्चर्स है, जिसमें हमने अनटचेबल्स यानी अछूतों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट्स में मुस्लिम के बारे में देखेंगे कि मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ थी वह कम्युनिटीज़ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से दूर क्यों रही। तो अगर हम लोग पीछे की कहानी देखें तो जो हमारा खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स था, उस मूवमेंट्स में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर साथ दिया या मूवमेंट्स किया। लेकिन उस आंदोलन के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग थे, वह लगातार या कहें कि वह कांग्रेस से अपनी दूरियां बना ली और नेक्स्ट जितने भी मूवमेंट्स हुए उनमें वह उस प्रकार से प्रतिभाग नहीं किए। उसका जो रीज़न था, उस रीज़न की बात करें तो एक हिंदू महासभा यह एक राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना अगर कहें तो मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो हिंदू महासभा की बात करें तो 1920 के दशक में यह पार्टी जो हिंदू महासभा थी, इस पार्टी की बात करें तो ये सवर्ण हिंदू या कहें कि हिंदू रिलीजन्स नेशनलिस्ट पार्टी थी, जो हिंदू धर्म की राष्ट्रवादी पार्टी थी। यानी इसकी बात करें तो हिंदू धार्मिक राष्ट्रीय पार्टी थी और इसके जो फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय थे। तो 1920 के दशक में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका लगाव हिंदू महासभा की ओर बढ़ने लगा या हिंदू महासभा की ओर वह बढ़ने लगी। परिणाम, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदू महासभा की ओर रुझान बढ़ा तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी वह धीरे धीरे इनसे दूर होना शुरू हो गई और इस प्रकार यह मूवमेंट से दूर होती गई। 1927 में एक बार ऐसा लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच एक एलियांस यानी एक गठबंधन हो जाएगा या एक एलियांस के नज़दीक पहुंच गए थे, एक गठबंधन के नज़दीक पहुंच गए थे। लेकिन इसमें भी अगर कहें कि ये था कि इनसे एकता आएगी और फिर एकजुट होकर यह सभी मूवमेंट्स में भाग लेंगे। लेकिन इसी समय एक नए पर्सन जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस समय मुस्लिम लीग पार्टी के लीडर के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो मुस्लिम लीग पार्टी की बात बताएं तो 30 दिसंबर 1906 में जब बंगाल विभाजन हो गया था, तो उसके बाद 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों ने किया था, जो उनके हितों की बात करे या मुस्लिम कम्युनिटीज़ के हित की बात करे, इसलिए वह पार्टी का गठन किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए मुख्यतः दो प्रकार की बातें रखी। उन्होंने कहा कि इस एलियांस या इस गठबंधन के लिए उन्हें दो प्रकार की बातें स्वीकार करनी होगी या दो प्रकार की बातें माननी होंगी। पहला जो सेंट्रल असेंबली है, केंद्रीय सभा है या केंद्रीय विधान परिषद है, जो सेंट्रल असेंबली है, उस असेंबली में मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व की जाएं या आरक्षित की जाएं या सेपरेट की जाएं। पहली मांग थी केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों की सीटें सेपरेट कर दी जाएं या आरक्षित कर दी जाएं। दूसरी मांग थी कि ऐसे प्रिविलेंस या ऐसे प्रांत जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, यानी जहां मुस्लिम कम्युनिटीज़ की संख्या अधिक है, एज इट इज़, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लें, बंगाल है, पंजाब है, इन स्टेट में या इन जो प्रोविजंस थे, जो प्रांत थे, इनमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ की संख्या अधिक थी। तो ऐसे प्रांतों में या ऐसे प्रिविलेंस में उनकी संख्या के अनुपात पर, जो उनकी जितनी पॉपुलेशंस है उसके अनुपात में उन्हें सीटें प्रदान की जाएं या उनके लिए सीटें सेपरेट की जाएं
इस मांग को उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कुल मिलाकर कहा गया कि इस दोनों का अगर हम अर्थ निकालें तो इन दोनों का अर्थ होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली, या कहें कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेट इलेक्शंस सिस्टम को इन्होंने मांगा। किसने? मुस्लिम लीग ने। लेकिन इस समय जो हिंदू महासभा थी, इसके जो नेता थे जयकर, ठीक है ना, तो जयकर ने इस समय बिल्कुल से इनकी मांगों का बायकॉट कर दिया, या कहें कि जो इनकी मांगे थी उन मांगों को बिल्कुल से नकार दिया कि यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। और यहीं से जब यामार जयकर ने ये बातें रख दी, या कहें कि जब उन्होंने कह दिया कि ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है ये मांग कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, तो उसी के साथ जो है हिंदू मुस्लिम का जो एलियंस या गठबंधन होने की संभावना थी वह संभावना भी समाप्त हो गई। और इस प्रकार से कहें तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उस आंदोलन में मुस्लिम दोबारा एकजुट नहीं हो सके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पूरा होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, डस्टर गायब हो गया है। द सेंस ऑफ तो अगला टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मतलब सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय लोगों में सामूहिक अपनेपन का जो भाव है वह कैसे डेवलप्ड हुआ, या सामूहिक अपनेपन के भाव की बात करें तो कैसे आया। तो सामान्य तरीका से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक यूनाइटेड स्ट्रगल था, यानी कि आंशिक रूप से अगर कहें तो लोगों में संयुक्त संघर्ष, यूनाइटेड स्ट्रगल के माध्यम से लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव जागृत हुआ था। लेकिन इस यूनाइटेड स्ट्रगल या संयुक्त संघर्ष के साथ साथ एक माध्यम या एक फीचर्स और था जिसने सामूहिक अपनेपन का भाव जागृत किया, यानी जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स को बताया वो था कल्चर। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखें तो बट देयर आल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चर, यानी जो कल्चर्स की बात कर लें तो सीधे कल्चरल, जो कल्चर है इस कल्चर या जो ये संस्कृति है इस संस्कृति ने भी इस सामूहिक अपनेपन के भाव को उदित करने में अपना योगदान दिया। तो हम देखते हैं कि कल्चर्स में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया। तो एक प्रकार से कहें तो वैरायटी ऑफ कल्चर्स प्रोसेस कर दें, वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस, कौन कौन से कल्चर्स प्रोसेस हैं जिन्होंने योगदान दिया। तो फर्स्ट नंबर पर कहें इतिहास व साहित्य। ठीक है, इतिहास व साहित्य यानी कि हिस्ट्री एंड फिक्शंस। दूसरा अगर कहें तो लोक कथाएं और गीत, लोक कथाएं व गीत यानी फॉल्क सॉन्ग एंड सॉन्ग्स। फिर ठीक है ना, तो फॉल्करोल एंड गीत। तो फॉल्करोल और गीत की बात करें तो लोक कथाएं और गीत।
अगला चित्र व प्रतीक। तो चित्र मतलब फिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहें कि पॉपुलर प्रिंटिंग सिंबल, चित्र और प्रतीक सिंबल, तो पॉपुलर प्रिंटिंग सिंबल। तो ये 3 टॉपिक हैं जिन्होंने मुख्यतः सामूहिक अपनेपन के उदय में अपना योगदान दिया। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3, इन तीनों को देखते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चित्र और प्रतीक ने जो आपका बिलोंगिंग है या अपनापन है, इसको कैसे जागृत किया। तो पहला अगर कहें तो चित्र व प्रतीक यानी कि जो सिंबल्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से सामूहिक अपनेपन के भाव को जागृत किया। तो सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स भी राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा अपनेपन का भाव जागृत करता था। जैसे आपने पीछे यूरोप की क्रांतियों में देखा है कि फ्रांस में मारियान, जर्मनी में जर्मेनिया सबसे प्रसिद्ध थी। तो वैसे ही भारत में भारत माता को एक प्रतिमा के, एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो सर्वप्रथम अगर कहें भारत माता का चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिनकी बात करें तो इन्होंने भारत माता के चित्र को सबसे पहली बार प्रिंटेड किया या उसको बनाया। इसके बाद उस चित्र को रवि वर्मा ने चेंज किया, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय भारत माता का चित्र था वो स्वदेशी मूवमेंट्स के समय, यानी स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा भारत माता के चित्र को प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा जो चित्र प्रस्तुत किया गया वह एक सन्यासिनी के रूप में भारत माता को दिखाया गया, या कहें कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं उन्होंने एक सन्यासिनी के रूप में प्रस्तुत किया, या कहें पोर्ट्रेट्स के रूप में प्रस्तुत किया। इस सन्यासिनी के चित्र में कुछ विशेष गुण दिखते थे। वो विशेष गुण क्या हैं? जैसे इसमें भारत माता शांत दिखती थी, यानी कि क्लैम्स। दूसरा, गंभीर दिखती थी। भारत माता इस चित्र में कैसी दिखती थी? गंभीर दिखती थी, यानी कि एक प्रकार से कहें कंप्रेस्ड। इसके बाद दैवीय रूप में दिखती थी और आध्यात्मिक दिखती थी। तो जो सन्यासिनी रूप में भारत माता को प्रस्तुत किया गया उसमें शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक रूप में दिखाया गया। साथ में वो अपने हाथों में फसल, कपड़े, खाद्यान्न ऐसी चीज़ों को लेकर प्रस्तुत किया गया जो भारतीयों को उनके पोषण के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं या उसके लिए तैयार करते हुए दिखाया गया था। तो सबसे चित्र में सबसे फर्स्ट नंबर पर आ गया भारत माता। ओके, इसके साथ और एक चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ही 1870 में वंदे मातरम लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 1870 में वंदे मातरम लिखा गया। और इस वंदे मातरम की बात करें तो इस वंदे मातरम को स्वदेशी मूवमेंट्स के समय जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के समय इसे खूब गाया गया और इस गीत के माध्यम से लोगों को आंदोलन के प्रति अपनेपन का भाव जागृत किया गया था। तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बाद में इन्होंने वंदे मातरम को अपने उपन्यास आनंद मठ में उन्होंने संकलित किया था, या आनंद मठ में उन्होंने इसे शामिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वंदे मातरम एक, ये अगर कहें तो एक प्रकार से राष्ट्रीय गीत है, सॉन्ग के रूप में है, और चित्र या प्रतीक के रूप में हमने भारत माता के चित्र को देखा है। दूसरा टॉपिक देखते हैं लोक कथाएं। अभी चित्र के रूप में हम लोग फ्लैग देखेंगे, झंडे के बारे में देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे लोक कथाओं की बात करें
तो जो लोक कथाएं हैं उनकी भी बात करते हैं। तो लोक कथाओं का भी अपना एक विशेष योगदान था। लोगों को लगता था कि जो विभिन्न स्थानों पर लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, जो भाट और चारण के पदों पर सुनाई जाती हैं, उन लोक कथाओं के माध्यम से भी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जोड़ा जा सकता है। परिणाम विभिन्न स्थानों पर लोक कथाओं का संकलन किया गया और उन्हें प्रस्तुत करने का काम किया गया। तो लोक कथाओं और जनश्रुति यानी इंडियन फॉल्कलोर्स एंड लीजेंड, ठीक है ना। तो सेकंड टॉपिक पर है कि जो लोक कथाएं हैं उनकी बात करते हैं। लोक कथाएं यानी इंडियन एंड जनश्रुति की बात करें, इसमें LEGEND, यस, लीजेंड्स, जनश्रुतियां। तो लोक कथाएं और जनश्रुतियों ने भी क्या किया, अपनेपन का भाव जागृत किया। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, तो रविंद्रनाथ टैगोर पूरे देश में भ्रमण करके यानी पूरे देश में घूम घूम कर लोकगीत, ठीक है ना, यानी कि लोकगीत मतलब एक प्रकार से बॉलेड, ठीक है, बाल गीत यानी नर्सरी, ठीक है, मिथक यानी कि मिथक, बाल गीत यानी रिदम्स कर दीजिए, राइम्स जो होते हैं, राइम्स जो है बाल गीत कहलाते हैं इसके। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल के विभिन्न स्थानों से लोक गाथा गीत, ठीक है ना, बाल गीत और मिथकों का संग्रह किया गया। और ये भी आपको याद रखना है कि इस तरह के संग्रह को उन्होंने एक गीतांजलि में प्रस्तुत किया था, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार मद्रास के एक नेटेशा शास्त्री थे, मद्रास के नेटेशा शास्त्री थे, उन्होंने तेलुगु भाषा के गीतों का संग्रह किया था। तेलुगु भाषी गीतों का संग्रह करके 4 भाग में उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था द फॉकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। द फॉकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से उन्होंने अपने 4 लेख प्रस्तुत किए थे, 4 खंड प्रस्तुत किए थे। इन गीतों और जनश्रुतियों के माध्यम से यानी फॉल्कलोर्स और लीजेंड्स के माध्यम से लोगों में सामूहिक अपनेपन का भाव जागृत किया गया, ठीक है। तो आज यहीं तक देखते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका पार्ट बचा हुआ है झंडे के बारे में और थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन का है। तो इसके बाद आपका अगला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।